हेलो दोस्तों। मूल विधि में हमने आईपीसी ख़त्म कर ली है। आज से हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 शुरू करेंगे। आईपीसी हमारी ख़त्म हो गई है। सीआरपीसी शुरू करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसे बोलते हैं सीआरपीसी। ठीक है। सी आर से क्रिमिनल है, पी से प्रोसीजर है, सी से कोड है। तो इसको मैं 6 से 7 वीडियो में या 5 से 7 वीडियो में मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। फिर इसके बाद एक एक वीडियो में एक एक कानून देखेंगे, जितने भी कानून होंगे 10 12 15, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में है, यूपीएसआई के सिलेबस में, उन्हें 10 15 वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। तो कोशिश है कि इसी मंथ में आपका मूल विधि ख़त्म हो जाए, संविधान वाला पोर्शन वो भी ख़त्म हो जाए। संविधान में मैंने 2 चैप्टर आगे आज करा दिए थे। ठीक है। नागरिकता और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो आज इसमें अध्याय नंबर कहाँ से कहाँ तक देखने वाले हैं, 1 से 5 अध्याय ख़त्म कर देंगे आज इसमें। ठीक है। इसमें टोटल 32 अध्याय हैं, तो कई सारे हैं पर छोटे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा खासा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये करने के बाद इस आईपीसी और सीआरपीसी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में यूपीएसआई में, उन्हें देखेंगे। फिर इसके बाद ये आगे जो हमारे कानून हैं, बहुत सारे कानून लाए गए थे, वो पढ़ने हैं। फिर ये मूल विधि वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरुआत करने के लिए पहले चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इसी तरह के पर डे वीडियो पाने के लिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी एक प्रक्रिया विधि है। ये क्या है? एक प्रक्रिया विधि है जो कार्यवाही के प्रक्रियाओं प्रोसीजर को निर्धारित करती है। जो कार्यवाही होती है उसे निर्धारित, वो तो क्राइम को बताता था, क्राइम में क्या सज़ा है। आईपीसी क्या बताते थे? क्राइम बताता था, क्राइम में क्या सज़ा है उसके लिए ये बताता था बस। लेकिन उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी ये बताता है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता। इसका उद्देश्य क्या है? किसी अभिव्यक्ति के मामले को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अथवा प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर विचारण किया जाना चाहिए। अन्वेषण तथा विचारण में विलंब की समस्या को दूर करना, प्रक्रिया की जटिलता को दूर कर सरल एवं आसान बनाना, जिससे कि समाज में कमजोर, निर्धन, वंचित वर्ग को भी आसानी से न्याय प्राप्त कर सके, इसका उद्देश्य। दंड प्रक्रिया संहिता की विशेषता न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी 1974 को स्वीकृत की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई, किंतु 31 अक्टूबर 1919 से पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता विषय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ये किस में है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। इसको हटाकर इसको लाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल 37 अध्याय 484 धाराएं व 2 अनुसूचियां हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें कुल 5 धाराएं 1 से 5 तक है। धारा 2 में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें जमानत हो सकती है? जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया है या किसी विधि अधीन जमानती अपराध बनाया गया है, या जो अजमानती अपराध से अलग कोई अपराध है, वो सभी के जमानती अपराध हैं। जमानती अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त की जमानत स्वीकार करे। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता में गैर जमानती अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है तथा गैर जमानती अपराध को ऐसे प्रावधान के रूप में देखा जा सकता है जो जमानती अपराध में शामिल नहीं तथा उसमें प्रथम अनुसूची गैर जमानती अपराध के रूप में अंकित किया गया है। अर्थात प्रथम अनुसूची में गैर जमानती अपराध को अंकित किया गया है, जैसे कि जो अपराध जमानती
नहीं है, वो गैर जमानती है। सीधी सी बात है, गैर जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा भी अभियुक्त की जमानत स्वीकार नहीं, मजिस्ट्रेट भी इसकी जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। इतनी बातें समझ गए आप। गैर जमानती अपराध में अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु का बालक व स्त्री है या अत्यधिक रुग्ण है और जो जमानत के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है। अगर 16 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उसे जमानत के लिए विचार किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। मजिस्ट्रेट अर्थात जमानत दे सकता है। धारा 2 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें के अनुसार संज्ञेय अपराध से तात्पर्य है ऐसे अपराध से जिसके लिए संज्ञेय मामला से ऐसा मामला प्रेरित है जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी हों। ठीक है, प्रथम अनुसूची या किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में ले सकता है। अगर संज्ञेय अपराध है तो उसे पुलिस अधिकारी क्या है, वह बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। धारा 2 परिवाद को परिभाषित करती। परिवाद में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, परिवार में पुलिस रिपोर्ट आती ही नहीं। धारा 2 के अंतर्गत जांच को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से अलग ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। जांच ऐसी कार्रवाई से संबंधित होती है जो विचारण से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। धारा 2 बोलती अन्वेषण को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार साक्ष्य एकत्र करने के लिए वे कार्यवाहियाँ अन्वेषण के अंतर्गत शामिल होती हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस कार्यवाही द्वारा या उसके मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया, मजिस्ट्रेट ने जिसे इस काम के लिए लगाया है। ठीक है, साक्ष्य जुटाने अर्थात सबूत इकट्ठा करने में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब अन्वेषण में आती हैं। असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं को परिभाषित करती है धारा 2 का ठा नंबर। ठीक है, जिसमें वारंट बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार आप नहीं कर सकते। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 2 का ढा में अपराध को परिभाषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा अत्यधिक विस्तृत और व्यापक है। ठीक है, वहाँ भी अपराध की परिभाषा मिली है पर वहाँ की अलग लगभग सिमिलर ही होती हैं। अगला है अध्याय 2। अध्याय 2 में दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन की बात करता है। ठीक है, इस अध्याय में 6 से 25 तक की धाराएं आती हैं। धारा 6 के अंतर्गत दंड न्यायालयों को विभिन्न वर्ग होंगे, जैसे उच्च न्यायालय और अन्य किसी विधि के तहत स्थापित दंड न्यायालय, सेशन न्यायालय अर्थात सत्र न्यायालय, प्रथम नागरिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग नागरिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 8 के तहत सरकार 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी क्षेत्र या नगर में महानगर घोषित कर सकती है। धारा 9 से 23 तक सेशन तथा अन्य समकक्ष अधिकारियों की नियुक्ति तथा कार्यों का विवरण है। धारा 24(3) के तहत राज्य सरकार को प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, लोक अभियोजक व विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए क्रमशः कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय तथा कम से कम 10 वर्ष की विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति तथा धारा 25 के अंतर्गत अभियोजक निदेशालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये कुछ केस हैं आप देख सकते हैं। अरवेश कुमार बनाम बिहार राज्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया, पुलिस अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 398 का में अनावश्यक गिरफ्तार न करे तथा मजिस्ट्रेट यदि-कदा हिरासत की स्वीकृति दे। DK वसु बनाम पश्चिम बंगाल सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति के गिरफ्तार को वृहद दिशा निर्देश दिए हैं। यह वाद हिरासत में उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे। ये वाला CRPC धारा 46(4) में संशोधन करके क्या तहत महिला को सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम श्रेणी की अनुज्ञा से गिरफ्तार किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट
डाकघर की तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। डाकघर की तलाशी के भी वारंट जारी कर सकता है। कोई भी न्यायालय दस्तावेज या वस्तु की खोज के लिए वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, कोई भी न्यायालय। दोष सिद्ध पर शांति कायम रखने हेतु प्रतिभूत की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। 3 न्यायालयों की शक्ति। अध्याय 3 होता है न्यायालयों की शक्ति। ये क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता। इस अध्याय में धारा 26 से 35 तक हैं। धारा 26 में का संबंध उन न्यायालयों से है जिसका अपराध विचारणीय है। जिनका अपराध क्या है? विचारणीय है। जिसके अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। हत्या से संबंधित मामलों की सुनवाई जिला या सत्र न्यायालय के द्वारा की जाती है। भारतीय दंड संहिता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता 1866 की धारा 376 और 376 का से अंगा तक अपराध के विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसमें महिला पीठासीन हो। ठीक है। धारा 328 के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश या असीमित जुर्माना दे सकता है। धारा 28(2) के तहत सेशन न्यायाधीश तथा अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु मृत्युदंड के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी पुष्टि की जाना आवश्यक है। ठीक है, तभी मृत्युदंड दे सकता है। अर्थात सेशन न्यायाधीश या फिर जो भी जिला न्यायालय हैं ये क्या कर सकते? मृत्युदंड ऐसे किसी को नहीं दे सकते। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जाना कि हाँ मृत्युदंड आप दे सकते हैं, मृत्युदंड लायक है, तभी मृत्युदंड दे सकते हैं। नहीं तो मृत्युदंड जिला न्यायालय में नहीं मिल सकता। अगला है धारा 28 के तहत सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। धारा 29 का के तहत मुख्य मजिस्ट्रेट CJM 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों दे सकता है। 29(2) के तहत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की अवधि के लिए या 10,000 जुर्माना तक या दोनों दंड दे सकता है। अगला है 29(3) के तहत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट जो होते हैं 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास 5,000 जुर्माना या दोनों दे सकते हैं। ठीक है। अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। अध्याय 4 का के धारा 36 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का प्रावधान है। धारा 4 खा धारा 37 का संबंध मजिस्ट्रेट की पुलिस की शक्तियों की सहायता से है। धारा 39 का संबंध कुछ अपराधों की इल्तिजा अर्थात सूचना का जनता द्वारा दिए जाने के संबंध में। ठीक है, जनता द्वारा कुछ अपराध की सूचना दी जाती है तो उसके संबंध में प्रावधान। व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अध्याय 5 दंड प्रक्रिया संहिता के इस अध्याय में धारा 41 से 60 तक प्रावधान है। धारा 41 के अंतर्गत उन परिस्थितियों का विवरण है जिनमें पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। धारा 41 का बोलती है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर या उपस्थित होने की सूचना के संबंध में है। धारा खा में गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। धारा 41 गा के तहत राज्य सरकार को राज्य तथा जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। 41 घा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। याद करिएगा, कोई भी गिरफ्तार होता तो वो अपनी पसंद के वकील से किसी से मिल सकता है। ठीक है। धारा 45 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तार के संरक्षण के संबंध में उपलब्ध है। धारा 48 का संबंध अन्य अधिकारिताओं में आपराधिकों के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकार है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है। धारा 57 क्या बोलती है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना व्याध्य है। पुलिस कोई भी गिरफ्तारी करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है। धारा 58 बोलती है बिना वारंट गिरफ्तार किए जाने पर व्यक्तियों की सूचना थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा जिला दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट को दिए जाने का प्रावधान। बिना वारंट किसी गिरफ्तारी करते हैं तो उसकी सूचना देनी पड़ती है।
तो अध्याय 5 तक हो गया, आगे नहीं है। अध्याय 5 आपका समाप्त हो गया है। आशा करते समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और देखेंगे। मेहनत करते रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब करिए हैं तो नहीं किए हैं तो करके जुड़ जाइए, और इस बार UPSI पार। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।